हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और सीक्वेंस से देखिए आप लोग लेक्चर को, तभी जाके आपको हर लेक्चर अच्छे से बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हो हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, चैन के रूप में जुड़ी रही है। नहीं कोई सा भी लेक्चर हमने उठ के देख लिया। बच्चों क्लास 10th है आप लोगों की, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टडी हर चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर, ये बायो के चैप्टर ही हमारे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में जो हम जनरल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे मैंने एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़े, चाहे नेक्स्ट हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे या उससे अगले भी टॉपिक्स जो भी आएंगे। देखिए मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ बच्चों, मार्किंग के अकॉर्डिंग लगभग ये चैप्टर आपका सर 4 मार्क्स का है, कितने का कंफर्म मेरे को पता नहीं है, आप देखिएगा। तो चैप्टर हर इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि कोई भी चैप्टर। अगर चैप्टर नंबर 16 आपका 1 मार्क्स का है तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 मार्क्स का है तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सफलता पाओगे। इसीलिए हर चैप्टर को छोटा ना समझे या ऐसे नहीं समझे कि क्या है इसमें तो रट लेंगे, नहीं। इंपॉर्टेंस है, सबको समझिए, डेप्थ में जाइए, तब जाके आपको चैप्टर्स समझ में आएंगे बुके बच्चों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वीनिएंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। काफ़ी अच्छा चैप्टर, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पेज नंबर 246 निकालिएगा। इसके लिए आप इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी में और हिंदी मीडियम वाले भी अपने अकॉर्डिंग पेज बुक खोल लीजिएगा। पेज नंबर 246 और देखिए क्या है। और इसमें हम सबसे पहले बायोमास, जैव मात्रा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बायोमास के बारे में जानेंगे क्या होता है, समझिए। यानी किस प्रकार से जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चों हमें एनर्जी मिले, समझे। आइए वी मेंशन दैट वुड हैज बीन यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम ये वर्णन पहले ही कर चुके हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता आ रहा है। लकड़ी का हमेशा ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इफ यू कैन इंश्योर दैट इनफ ट्री आर प्लांटेड, ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी एश्योर्ड। यदि हम सुनिश्चित कर ले कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। यदि इस बात का हम डिसाइड करें कि हम लकड़ी पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाएंगे भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप पेड़ काटे ही जा रहे हो तो प्रॉब्लम आनी है ना। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द यूज ऑफ काउ डंग केक्स एज ए फ्यूल। ईंधन के रूप में ऊपलों के दहन से आप भली भांति परिचित है। ऊपले जानते हो ना, गाय के गोबर से तैयार किया जाता है। हमारे गांव में अभी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। गिवन द लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस कैन आल्सो एश्योर अस ए स्टडी सोर्सेज ऑफ ए फ्यूल, सिंस दीज फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। द सोर्सेज ऑफ दीज फ्यूल्स इज सेड टू बी बायोमास। दीज फ्यूल्स however do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burnt। क्या कह रहा है बच्चों, समझिए। ईंधन के रूप में उपले का उपयोग हम करते हैं। भारत में पशुधन, लाइव स्टॉक पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोतों की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकता है। हम पशुओं से भी ईंधन प्राप्त करते हैं उपलों के रूप में। ये नहीं सिर्फ हम कोयले का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, हम पशुओं का भी, उनके गोबरों का भी उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं बच्चों। चूंकि ये ईंधन पादप और जंतु उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को जैव मात्रा कहा गया है। ये भी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, बायोमास, जैव मात्रा कहते हैं। परंतु ये ईंधन, एक बात कमी भी है इनमें, ये ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं और इनके जलाने पर अधिक धुआं निकलता है। इसीलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। चलो ठीक है, आप गोबर की उपली वगैरह जला रहे हो, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम भी होती है इनमें। हीट, एक तो ऊष्मा ज़्यादा नहीं मिलती इनसे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम धुआं ज़्यादा होता है इसमें से। तो हम क्यों ना इसमें कुछ सुधार करें
ताकि हमें हीट ज़्यादा मिले, पोल्यूशन कम हो। तो आइए, therefore technology inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary when wood is burnt in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed and charcoal is left behind as the residue. Charcoal burns without flames is comparatively smokeless and has a higher heat generation efficiency. क्या कह रहा है बच्चों? इसीलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। जब लकड़ी की, अब देखो कैसे लेंगे, जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, नमी की मात्रा बाहर चल जाती है तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, इनमें अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। सिमिलर काउ डंग, वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेजिटेबल्स waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. Since the starting material is mainly cow dung, it is popularly known as gobar gas. Biogas is produced in a plant as shown figure 14.4. देखिए बच्चों क्या कह रहा है आपसे, इसी प्रकार गोबर, फसलों के गोबर जो होता है, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप और वाहित मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं। एनारोबिक मींस ऑक्सीजन के बिना ये डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि बायोगैस अपग्रेड होते हैं तो बायोगैस निकलती है इनमें से। जब भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ध्यान रखिएगा तो बायोगैस ही जनरेट करेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। द प्लांट has a dome-like structure built of bricks, a slurry of cow dung and water is made in the mixing tank from where it is feed into the digester. जैव गैस, पहले समझिए कैसा होता है। इन संयंत्रों में ईंटों से बनी डोम मींस गुंबद जैसी संरचना होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का, गोबर जो हमने कलेक्ट किया उसका और जल का एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जिसे स्लरी, अंडरलाइन करिएगा, करदम कहते हैं, स्लरी कहते हैं। स्लरी जो काउ डंग एंड वाटर मेड द मिक्सिंग टैंक, ठीक है, फ्रॉम विच इज फीड द डाइजेस्टर बनाया जाता है, जिससे जहां से इसे संपाचित्र डाइजेस्टर में डाल देते हैं। The digester is a sealed chamber in which there is no oxygen. Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose or break down complex compounds of the cow dung slurry. It takes a few days for the decomposition process to be complete and generate gases like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. The biogas is stored in the gas tank of the digester from which they are drawn through pipe for use. देखिए बच्चों, आवासीय एनारोबिक मींस बिना हवा के सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों को अपघटित कर देते हैं। अपघटन प्रक्रम को पूरा होने के फलस्वरूप इसमें से मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लग जाते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को गैस टंकी में उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं, इन पाइप से वो गैसें बाहर निकलेगी। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। एक डोम, ईंटों का एक डोम बनाया जाता है, गुंबद बनाई जाती है, उसमें गोबर लिया और पानी का घोल भर दिया जाता है, ऊपर से उसको पैक कर दिया जाता है ताकि एयर एंटर ना करे।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद उसमें से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड, एनीवन, मेथेन, ये गैसें निकलती है। और इनको निकालने के लिए ऊपर पाइप लाइन डाल दिया, देखो आप चित्र में पाइपलाइन से ये गैसें, इसका उपयोग आप ईंधन में करो, पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, इट कंटेन्स अप टू 75% मैथेन। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है जिसमें से 75% तक मैथेन गैस होती है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, और ये बिना धुएं के जलता है। लीव्स टू रेसिड्यू लाइक एस वुड, और लकड़ी की तरह, लकड़ी चारकोल कोयले के विपरीत जैव गैस जलने पर कोई राख जैसा अपशिष्ट नहीं बचता है। चारकोल एंड कोल बर्निंग इट हीटिंग कैपेसिटी टू हाई। बायोगैस इज आल्सो यूज्ड फॉर लाइटिंग, इसके तापन क्षमता बहुत उच्च होती है, हीट ज़्यादा होता है। और जैव गैस का उपयोग प्रकाश स्रोत में भी किया जाता है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव प्रोडक्टली एंड यूज एक्सीलेंट मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड स्वेज मटेरियल प्रोवाइड a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. Do you think that biomass is renewable sources of energy? देखिए क्या कह रहा है कि तापन क्षमता उन्नयन प्रकाश स्रोत में इसका उपयोग किया जाता है। जैव गैस संयंत्र से शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। इस स्लरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है। ये उत्तम खाद के रूप में, जो बचा हुआ है उसका उपयोग खाद के रूप में लो ना, आप खेती में काम में लो। इस प्रकार जैव अपशिष्ट वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्य पूर्ति हो जाते हैं। इससे हम ऊर्जा का सुविधाजनक उपयोग स्रोत भी करते हैं, उत्तम खाद भी मिलती है। देखिए आपको एनर्जी मिल गई, गैसेज बन रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसका खाद में करो आप लोग। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों निपटारे का सुरक्षित उपाय भी हो जाता है। जो गंदगी हम इधर उधर फेंक देते हैं उसका आप उपयोग कर रहे हो, उस गंदगी से आपको एनर्जी मिल रही है। जैव माता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये रिन्यूअल सोर्सेज है बच्चों। तो बच्चों ये आपका हुआ। अगला नेक्स्ट टॉपिक वाइंड एनर्जी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक था ये, इसको आप पढ़िएगा। डायग्राम की भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, कभी काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे अटपटे डायग्राम भी हमारे आ जाते हैं। तो बच्चों लेक्चर को सीक्वेंस देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें ताकि हम लोगों को पता चल सके कौन सा बच्चा लेक्चर हमारे देखते हैं या नहीं देखते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।